समता मूलक समाज था, नारी प्रधान देश था कि हमारे देश में नारी के नाम से वंश का निर्माण होता। जैसे आज लड़का पैदा होता थाली बजाई जाती है, उस समय लड़की के पैदा होने पर थाली बजाई जाती थी, खुशियां मनाई जाती थी, और जितनी भी कमेटियां बनती थी उसमें नारी को मुखिया बनाया जाता। अगर 5 लोगों की टीम है तो 5 लोगों की टीम में 2 महिलाएं अनिवार्य रूप से होती है। ये उस समय की व्यवस्था है। और जो है नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता में कभी भी किसी भी नगर, जैसे आज दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, इसी प्रकार से बेलवा जैसे भी गांव हुआ करते थे। गांव नहीं होते थे, सब नगर होते थे। जो सुविधाएं नगर में होती हैं वो सब जगह होती थी। जो आज नगर में है उस समय सब जगह होती थी। जिसके घर के सामने की नाली पट जाती थी, सोचिए, सड़क के दोनों तरफ नाली होती थी और उसको बड़ी सीवर लाइन से उस समय जोड़ा जाता था। जिसके घर के सामने की नाली पट जाती थी उसको अर्थदंड देना पड़ता था, अथवा 1 हफ्ता लगातार मोहल्ले की पूरी नाली को साफ करने का दंड दिया जाता। इसलिए कभी नाली गंदी नहीं होती थी, कोई नाली में कूड़ा नहीं डालता था। आज तो नाली बनाने के बाद उसको काट लेने में गर्व महसूस करते हैं। क्यों? पाट कर दुकान का आधा हिस्सा उसी नाली में रखो, है ना? तो ये इस नाते सोने के लिए कहा जाता था कि हमारा देश जो है यह धन और वैभव का भंडार था हमारे देश में, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता। जैसे आज जो है जगह जगह लोगों की समस्याएं हैं, और भवन निर्माण कला जो और एक विशेषता थी, भवन निर्माण कला इतनी अच्छी थी कि जितनी ऊंचाई पर इस मकान का ये छत लगा हुआ है, कम से कम इतनी ऊंचाई पर फाउंडेशन होता। मकान में का पहला जो होता भूतल यहां से शुरू होता, इतनी ऊंचाई। आज भी जम्बू द्वीप के समय के भग्नावशेष आज भी हैं। आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में जाने का काम करें, आप औरंगाबाद जाने का काम करें, तमाम जगहों पर इतने पुराने वो हैं, वहां जाने का काम करें तो इतने वो है, और 4-4 फीट मोटी दीवारें होती हैं। सोचिए, कम से कम 4 फीट मोटी दीवारें होती हैं और 8-8 फीट की मोटी नींव होती है। और कभी भी भूकंप के झटके नहीं आते, कोई मकान कभी गिरा नहीं, इतनी सुदृढ़ मकान व्यवस्था होती थी। तो यह जो है 1760 ईसा पूर्व में हमारे देश में कश्यप राजा थे और शिव क्या थे? प्रधान सेनापति। इसी समय 1760 ईसा पूर्व में हमारे देश में आर्यों का आक्रमण हुआ। इसी समय हमारे देश में आर्यों का आक्रमण हुआ। ये कहां से आए थे? असीरिया, जिसका वर्तमान नाम ईरान है। ईरान कहा जाता है। और आर्यों के द्वारा आज भी आप सर्टिफाई करना चाहते हैं, ईरान में आज भी आर्यों के द्वारा बनाया गया आर्य मिहिर विश्वविद्यालय स्थापित है। बहुत से लोग कहते हैं आर्य विदेश से नहीं आए थे, तो अगर आए नहीं थे तो इसका मतलब भारत से आए वहां ईरान में गए आर्य मिहिर विश्वविद्यालय बनाने। आर्य मिहिर विश्वविद्यालय, आर्य मिहिर विश्वविद्यालय वहां पर आज भी स्थापित है। तो यहां से आए थे, और जो लोग आए थे उसमें जो मुख्य लोग थे वो कौन से थे? नंबर 1 जो टीम का प्रधान था उसका नाम था ब्रह्मा। नंबर 2 प्रधान महासचिव, वो था विष्णु, जिसको राक्षसी विषाणु कहते हैं।
प्रधान सेनापति इंद्र, और चौथा था प्रधान विचारक जरासंध। ये चारों जो है, ये जो नाम देख रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, ये पद है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, जरासंध, ये क्या है, पद है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये पद है, ये व्यक्ति नहीं होता है। ऐसे ये पद थे। तो इन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया। सोने की चिड़िया थी, मालामाल देश था। तो जब आक्रमण किया तो हमारे देश का प्रधान सेनापति कौन था, शिव से लोग परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तब ब्रह्मा ने अपने विचारक से कहा कोई और हथियार हो तो बताओ। हताश और निराश ब्रह्मा ने जब विचारक से कहा जरासंध से, तो जरासंध ने कहा कि मेरे पास 3 हथियार बचे, 3 हथियार बचे हैं। इन 3 हथियारों में जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, नहीं तो यहाँ से भाग जाएंगे। तो कौन कौन सा हथियार था? नंबर 1 खटिया, नंबर 2 लोटिया, तीसरा बिटिया। ये है 3 हथियार, खटिया, लोटिया, बिटिया। खटिया का हथियार क्यों तैयार किया गया? क्योंकि हमारे देश में रहन सहन, उठना बैठना, इसमें समता मूलक था, बराबरी थी, गैर बराबरी नहीं। तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने खंडित करना चाहा। और कैसे खंडित करना चाहा? ये एक चित्र है, इस चित्र में 1/5 भाग जो है कि देखा होगा आज भी हमारे देश में पाया जाता है। क्या करते हैं? चारपाई और खटिया। कोई चारपाई कोई खटिया कहता है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है इसके नाम से गाली भी देती, तो यार खटिया निकल खटिया निकल जाए, मतलब मर ना जाओ, कहीं खटिया निकल जाए। खटिया निकल मतलब क्या होता है नहीं जानते। जैसे आप खटिया निकले मतलब आप मर गए, तो आपकी खटिया जब जाएगी दरवाजे पर तो आपका सर उल्टा कर दिया जाएगा और पैर, ये खटिया निकलना होगा। या आप मर गए तो आपकी खटिया भरमा ना रही, सोचे नहीं कहा गिरी में। हाँ, तो खटिया निकल गए। तो इस खटिया की विशेषता क्या थी? इसमें आज भी है 1/5 भाग क्या होता है? वरदावन। वरदावन का मतलब पैर वाला हिस्सा है ना। और इधर कौन सा हिस्सा होता है? सिर वाला हिस्सा। ये बिल्कुल फिक्स है। कोई आदमी सोता है, नशे में ना हो तो वो कभी इधर सर नहीं करेगा। क्यों? अगर नशे में ना हो तो सिर इधर नहीं करेगा, सिर इधर ही करेगा। तो सिर का मतलब और पैर का मतलब क्या हुआ? सिर का मतलब ऊंच और पैर का मतलब ऊंच और नीच की व्यवस्था कायम करने वाली व्यवस्था का नाम खटिया हथियार हुआ। खटिया और चारपाई में भी मैं आपको अंतर बताऊंगा, ये मत समझिए खटिया और चारपाई एक ही। खटिया वो होती है जिसमें वरदावन होती है, 1/5 भाग। और चारपाई किसको कहते हैं? जो टेंट हाउस की तरीके से चारपाई होती है उसको चारपाई कहते हैं। जो टेंट हाउस की तरीके से होता है। तो आर्यों के आने से पहले इस खटिया का आविष्कार किसने किया? क्यों? इस खटिया का आविष्कार किसने किया? आर्यों ने किया, एक हथियार के रूप में किया। तो फिर इसके पहले हमारे देश में क्या खटिया नहीं होती? चारपाई होती थी। और कैसे होती थी? जैसे टेंट हाउस की होती थी। वो समता मूलक चारपाई होती, अरे विषमता मूलक खटिया है। तो हमारी खटिया निकालने के लिए खटिया रूपी हथियार का उन्होंने प्रयोग किया था। हमारी खटिया कैसे निकल जाए इस रूप में इसको प्रयोग किया था।
शिव ने उस समय इस खटिया को रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे रहन सहन में आप फूट नहीं डाल सकते हो। प्रधान सेनापति थे, इस हथियार को उन्होंने काट दिया। लेकिन हमारे देश के लोग, अज्ञानी लोग, आज भी आपके देश में ऐसी खटिया पाई जाती नहीं। ये खटिया इस बात का प्रतीक है कि इसमें सम्मान और अपमान दोनों रखा है। कैसे? आपके दरवाजे पे चारपाई बिछी हुई है, आइडियर बैरियर और ट्रेडमार्क वाला जब आएगा तो वो इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा? क्यों? क्या ये चारपाई का हिस्सा नहीं है, खटिया का हिस्सा नहीं है? क्यों दादा, इधर बैठेगा? इधर बैठेगा ना? क्यों इधर बैठेगा? क्योंकि सिर का मतलब ऊंच और पैर का मतलब नीच। ऊंच और नीच की अपमानजनक बनाई गई उसकी व्यवस्था को वो जानता है, इसलिए वो इधर बैठेगा। हमारे लोग अगर कुछ पढ़े लिखे नौकरी चाकरी में तो डर के मारे इधर बैठेंगे, नहीं कहां बैठेंगे? नीचे। नहीं तो जमीन में बैठेंगे, हाथ जोड़कर लगेगा जमराज आया है आरसी लेके। ये आपके दरवाजे का हाल है, यही खटिया उसके दरवाजे पर होगी तो आप पूरी चारपाई पर नहीं बैठ सकेंगे, बैठ पाएंगे? तो ये मान और अपमान हमारे रहन सहन को प्रभावित करने वाला हथियार था, ये खटिया जो उसने तैयार किया। खटिया हथियार कैसे हुआ? हमारे एक आरडी पासवान जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आगरा में प्रिंसिपल थे, देवरिया के रहने वाले थे। तो वहां जब कैडर हुआ तो उनके घर में ऐसी खटिया थी। जब हमने बताया तो उन्होंने अपनी जो है इस खटिया को चारपाई बनवा दी, पूरा टेंट की तरीके से। फिर एक दिन, एक हफ्ते बाद वो फोन किए, कहे भाई मैं डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल हूँ, इसलिए हमारे यहाँ सवर्ण अवर्ण सब आया जाया करते हैं। हमने कहा तो क्या कहना चाहते हैं? कई समय हमारी चारपाई पे ब्राह्मण आके बैठा है। नंद जी बताइए वो कहाँ बैठा है? तो हमने कहा मैं महाभारत का संजय थोड़ा हूँ जो मैं गोंडा से आगरा देख रहा हूँ, तो कहाँ बैठा? आप तो ऐसा पूछ रहे हैं? कहीं नहीं सर, आप जानते हैं क्योंकि सोशल मैथमेटिक्स जो है आपकी बिल्कुल फिक्स है, आप बिल्कुल सही बताएंगे। आपका हमारी सोशल मैथमेटिक्स ये बताती है वो बीच में बैठा, तो उनका बिल्कुल सही कह रहे हो, बीच में बैठा क्योंकि उसे अगल बगल का खतरा जो है निकल गया है। वो समझ गया कि आदमी कैडराइज हो गया, इसलिए वो मध्यम मार्ग अपना लिया। वो समझ गया कि आदमी होशियार हो गया। और ये जुडिशरी का नियम भी है, शायद आप लोग जानते हैं। जुडिशरी का नियम है, जब जूरी बैठती है तो जूरी में जो सीनियर जज होता है वो बीच में बैठता है, उसके बाद सेकंड नंबर का उसके बाएं, और फिर उससे जूनियर जो होता है दाएं। ये जुडिशरी का नियम है सीनियरिटी का, और यही सभी जगह लागू है। आप अपने ऑफिस में भी देखिए, अधिकारी के साइन करने के पहले नीचे सीनियर जो है वो बाएं साइन करेगा, जूनियर जो है वो दाएं साइन करेगा, बटन सहायक, तब अधिकारी साइन करेगा। है कि नहीं ऐसा सिस्टम? ऐसे ही जो है आगे जाने का है कि गाड़ियों में जब बैठेंगे जो सीनियर होता है वो बीच में बैठता है और बाकी जूनियर जब। ये जुडिशरी का नियम है और वो जुडिशरी के नियम को फॉलो करता है, जानता है, क्योंकि उसे अन्याय करना है, इसलिए वो न्याय को जानता है। और हम लोगों ने कभी अन्याय किया ही नहीं है, इसलिए हम लोग केवल न्याय को जानते हैं। इसलिए वो कहाँ बैठा था? बीच में। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने कहा था आपका सोशल मैथमेटिक्स बिल्कुल सही होगा, और बीच में ही बैठा है। तो ये होता है सिस्टम। तो शिव ने तो उस हथियार को फेल कर दिया। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी चारपाई है कि नहीं? खटिया निकल रही है हमारे लोगों की, है कि नहीं? अभी देखो बिहार में खटिया निकल गई, और 2-3 साल पहले यूपी की खटिया निकल गई, नहीं निकल रही? और दिल्ली की खटिया तो निकल ही चुकी है, 7 साल हो गए। तो खटिया ही निकलती जा रही है। क्या है ये? क्या ये व्यवस्था जो पढ़ा रहा हूं, ये उस समय की व्यवस्था आज भी लागू है। अगर उस समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका रात में जलाई गई थी, तो हाथरस में भी बालिका रात में ही जलाएगी, नहीं जलाएगी? क्यों? क्योंकि उसका सबूत मिटा।
उसको तो अपना इतिहास मालूम है, आपको अपना इतिहास नहीं मालूम। आपको भी अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कैडर होगा तो आप इतिहास जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे, क्योंकि क्लास में पढ़ाया नहीं जाता। क्लास में पढ़ाएंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इसलिए जो है ये हथियार उनका फेल हो गया, तो दूसरा हथियार आया लोटिया का। लोटिया का मतलब हमारे खान पान में जो क्षमता थी, खान पान में जो बर्तन वगैरह होता है, हमारे देश में पहले हमारे पुरखे मेडिकेटेड मेटल में भोजन करते थे, औषध युक्त धातु के बर्तन में। औषध युक्त धातु का बर्तन वो होता है जिसमें भोजन खराब नहीं होता। उसमें सबसे नंबर 1 का बर्तन होता है सोने का, दूसरा होता है चांदी का। पहला सोने का, दूसरा चांदी का, इसके बाद फिर तमाम। तो हमारे पुरखे ऐसे बर्तनों में खाते थे। सोना और चांदी क्यों कहा गया? क्योंकि सोने के बर्तन में स्वर्ण भस्म प्राप्त होता है, चांदी के बर्तन में चांदी भस्म प्राप्त होता है। सोना भस्म और चांदी भस्म क्या होता है? एक टॉनिक है ना, ताकत देता है। उसमें आज भी लोग देखते हैं कि जब तिलक वगैरह में कुछ संपन्न लोग जब जाते हैं तिलक में, तो चांदी की तस्तरी लेकर जाते हैं, एक प्रतीक के रूप में। हमारे लोगों को आर्यों ने मारकर मिट्टी के बर्तन में खिलाने के लिए विवश किया, लेकिन शिव ने जो है इनकी इस व्यवस्था को फेल कर दिया, नहीं चलने दिया। कि खान पान में भेदभाव करोगे, मैं नहीं मानता, नहीं चलने दिया। इनका ये हथियार ही फेल हो गया। शिव ने तो फेल कर दिया, लेकिन आज भी हमारे देश में हथियार लागू है। हमारे देश का राष्ट्रपति सोने के बर्तन में, सोने की थाली, सोने के चम्मच, सोने के गिलास में आज भी खाता पीता है, और राज्यपाल चांदी के बर्तन में। हमारे लोग जो बहुत स्टैंडर्ड है वो स्टील के बर्तन में। क्यों? है कि नहीं? आज भी हमारे यहाँ देखिए, जो बाग आग में ठहरे रहते हैं वो उस बर्तन का प्रयोग करते हैं कि अगर खूंद डालो तो इतना बड़ा निकल जाए। कौन सा होता है? सिल्वर। सिल्वर होता नहीं है, जबकि उसमें पॉइजन निकलता है। जितनी बार करिए उसमें से रागा टाइप का कुछ निकलता नहीं है। तो पीतल के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, सिल्वर के दोष युक्त होता है, इसमें पॉइजन निकलता है, इसमें भोजन नहीं खाना चाहिए। आप जानते हैं पहले प्राचीन काल में भी था, आज भी है, तांबे के बर्तन में पानी पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, आज भी लोग करते हैं। लोहे की कढ़ाई में सोया मेथी पालक का साग बनाने से भरपूर आयरन मिलता है कि नहीं मिलता? आज भी ऐसा होता है। तो ये सब सिद्धांत थे, आज भी हैं। अब आज शिव ने उस समय खत्म कर दिया, लेकिन आज भी हमारे देश में है, मनुवादी व्यवस्था लागू है। एक चमार, एक स्वीपर को अपना बर्तन नहीं छूने देगा। चमार भी एक शेड्यूल कास्ट है, स्वीपर भी शेड्यूल कास्ट है, धोबी भी शेड्यूल कास्ट है। हमने अपने गोंडा में ही देखा, बड़गांव में एक धोबी समाज के यहाँ शादी थी, और जब स्वीपर आया तो गेट पर बैठा हुआ और वो खाना लेकर देने गया। तो हमने कमेंट किया, हमने कहा भैया ये पाकिस्तानी है क्या? यार कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा कैसी बात कर यार, वो गेट पर बैठा है और तुम जो है चावल और दाल ऐसा ऊपर से छोड़ रहे हो जैसे उसकी थाली में वायरस हो। छूट जाएगा तो पूरा परिवार हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो स्वीपर है यार। अच्छा हाँ ये बात तो सही है, वो स्वीपर। हम नहीं जानते थे कि हाँ स्वीपर फॉरवर्ड होता है। एक फिर बेकार वाली बात करते हैं, फॉरवर्ड कहाँ होता है? हमने कहा क्या फिर वो फॉरवर्ड नहीं है, तुम फॉरवर्ड नहीं हो, वो अनटचेबल है, तुम अनटचेबल हो, फिर कैसा भेदभाव? ये 2020 की बात बता रहा। अब हम कहते हैं कि नहीं 26 जनवरी को हम आजाद हो गए। मानसिक गुलामी आज भी हमारी यथावत बनी हुई है। ये 80 में भेदभाव है, ओबीसी में भेदभाव है। एटा में मैं गया, एक कुम्हार समाज के यहाँ नाई ने भोजन कर लिया, नाइयों ने उस नाई का हुक्का पानी बंद कर दिया। बताओ, एक ओबीसी कुम्हार भी है, दूसरा नाई भी ओबीसी है। ये 2020 की घटना है और आज भी ऐसा है, हम सब जानते हैं।
चमार कहता हम ऊंचा है, पासी कहता हम ऊंचा है। क्यों? कोरी कहता हम ऊंचा है, खट्टी कहता हम ऊंचा है, सब ऊंचा है। ये ऊंचा बनो अभियान एक साजिश थी। लाहरी जी एक मीटिंग की ना, कोरी सबका ऊंचा बताए ना, और सब नीचे। नहीं तो वही कह रहा हूँ, सब अपने को ऊंचा ही समझते कोरी हैं। तो सब जात में सबसे ऊंचा। और जब एंटीना वाले सामने खड़ा होते हैं तो क्या होते हैं? सब नीचा हो जाते हैं। सभी लोगों की स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, नहीं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का आशय यह है कि ये ऊंच और नीच की भावना, जिसको देखो वो कहता है नहीं कि बुद्ध हमारे खानदान में पैदा हुए, है ना? रंगना हमारे खानदान, कबीर हमारे खानदान, हमारे खानदान पैदा हुए। सब ये सब हमारा, बाकी सब वैसे। ये लोग अपने महापुरुषों की हत्या करते हैं, उनको जाति में बांटते हैं। महापुरुष और संत मैंने बताया जिन्होंने मनोबल पैदा किया है और समग्र प्राणी का कल्याण किया है, मानव का नहीं सभी प्राणियों का कल्याण किया है, उसको जाति और धर्म के खूंटे में नहीं बांधना चाहिए। तो ये चीजें जो है, ये आज की स्थिति देख रहे हैं। लुटिया नामक अस्त्र जिसको जो है शिव ने उस समय खत्म कर दिया था, लेकिन आज भी हमारे देश में हम लागू किए हैं, हम ऊंच नीच की व्यवस्था लागू किए हैं। और तीसरा हथियार बिटिया का, इसको कहते हैं अमोघ अस्त्र, इसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ये कभी परास्त नहीं होता, ये हथियार कभी परास्त नहीं होता है। और इसी हथियार के रूप में शिव भी हमारे परास्त हो गए थे। हमारा प्रधान सेनापति इसी हथियार की गिरफ्त में फंस गए, और आज भी हमारे लोग इसी हथियार में फंस जाते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारे दोनों हथियार बेकार हो गए, तो ब्रह्मा ने पूछा अब क्या किया जाए। कहा तीसरा हथियार हमारा बहुत ही जो है खतरनाक। अब उन्होंने पार्वती को लिया और पार्वती को लेकर गए। पहले कश्यप के सामने उन्होंने रखा। कश्यप की 3 रानियां थी, दीति, धनु, कद्रु, और शिव की पत्नी का नाम था काली, जिसको काली माई कहते हैं। तो जब वो पार्वती को लेकर आए तो इनके सामने ऑफर रखा कि ये बहुत होनहार बालिका है, जिससे विवाह कर लेंगे तो आपका राज्य जो है दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा, आप इससे विवाह कर लीजिए। तो कश्यप ने कहा नहीं, हमारे पास 3 बहुत हैं और इन्हीं रानियों के नाम से वंश का निर्माण होता। आज पुत्र के नाम से वंश का निर्माण होता है कि पैदा पुत्र नहीं पैदा हुआ हमारा वंश नहीं चलेगा, उस समय पुत्री नहीं पैदा होगी तो वंश नहीं चलेगा। तो दिति रानी के नाम से दैत्य वंश, दन के नाम से दानव वंश, कद्रु के नाम से नाग वंश। ये 3 वंश थे, दैत्य, दानव, नाग। हमारे लोगों को बताया गया कि दैत्य है, दानव है, नाग है, राक्षस है। हाँ, ये सब क्या है? हमारे आज भी समाज के लोग तमाम बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का है, राक्षसी प्रवृत्ति का है। उनको पता ही नहीं राक्षस क्या है, दैत्य हुआ है बिल्कुल से, 20 रोटी खाता है, ये बिल्कुल दैत्य है। तो ये जो है इन्होंने कश्यप ने मना कर दिया। तब आया शिव के पास, शिव से कहा कि अरे आपके भाई साहब के पास 3 हैं, आप कम से कम 2 तो कर लीजिए। तो उसने कहा ना, बहुत है, एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, इसलिए हमारे लिए कहीं पर्याप्त है। तो ये मना करते रहे। लेकिन आप जानते हो कि घर में जब शादी विवाह की कोई बात होती, पुरुष जब करते हैं तो महिलाएं जो है अंदर में दरवाजा के पास में कान लगाए बड़ी ध्यान से सुनती हैं। ऐसा आज भी है, अगर पुरुष बाहर बात कर रहा है तो महिलाएं पूरा जासूसी करती है, कान लगाए सुनती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला। तो काली जी जो है कान लगाए सुन रही थी कि शिव जी से क्या बात हो रही है, और शिव जी बार बार मना कर रहे हैं।
तब काली जी जो है आई और कहीं कि नहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई साहब पास 3 है, आपके पास 2 हो जाएगी। मन में कहीं खोट था काली के, और बहुत बड़ा ओंठ था। वो खोट का कारण क्या था? महिलाएं सोचती हैं कि अभी मैं अकेले हूं, एक आ जाएगी तो मेरा मौज हो जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा, मैं मालकिन हो जाऊंगी, वो नौकरानी हो जाएगी। ये सोच थी। उसी समय ये सोच उल्टी हुई तो शिव के मन में कहीं रहा भी होगा कि ये तो काली कनुटी है और पार्वती गोरी चमड़ी वाली है, करे बारे में, लेकिन हो सकता काली जी को डरते रहे और नहीं करते रहे। और जब काली जी ने कह दिया, अंदर से आप पर आ गया, तब फिर क्या पूछना, मुंह में लड्डू फूट गए और पार्वती से हो गए। उसके बाद जब पार्वती आई तो आप देखिए नियम क्या लागू होता है। कॉमर्स में एक नियम है, अर्थशास्त्र में एक नियम है कि नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आप सब लोग जानते हैं, जब नया नोट आता है तो पुराना नोट जल्दी खर्च करो, नया रखे रहो, है कि नहीं? तो जब पार्वती आ गई, जैसे गांव में कहीं कहीं नयिका कहते हैं, नयिका आ गई, तो जो दूसरी आती है, नहीं आती है, वो हुकूमत करती है। जो पुरानी हो जाती है घिसी पिटी, वो नौकरानी बन जाती है। हकीकत ये क्यों? जो बाद में आती है वो हुकूमत असली मालकिन वो हो जाती है, और जो पुराना सिक्का रहता है वो रगड़ा जाता है। और यही हाल हुआ। जब पार्वती आई तो पार्वती विकन्या थी, और फिर उसने जो है शिव को अपनी मुट्ठी में लिया और अपने हिसाब से चलाना शुरू किया, और यह आर्यों की साजिश सफल हो गई। और आर्य जो 2 बार हार चुके थे, इस साजिश में वो पास हो गए। दैत्य वंश और दानव वंश, यह दोनों वंश उस संघर्ष में मारा गया, और नाग वंश के लोग भी मारे गए। जो बचे हुए को क्या कहा जाता है? शेष बचे हुए लोगों को कहा गया शेष नाग। नाग वंश के बचे हुए लोग कौन थे? शेष नाग। हमारे लोगों को नाग शेष नाग कैसे पढ़ाया गया? जो 1000 फन वाला सांप हो वो क्यों? वो शेष नाग है। और पढ़ाया गया कि शेष नाग के फन पर यह धरती टिकी हुई है। शेष नाग हिलता है तो भूकंप आता है। ये कोड लैंग्वेज है। हकीकत क्या है? शेष नाग माने बहुजन समाज। बहुजन समाज जब क्रांति करता है तो उनको धरती हिलती हुई दिखाई पड़ती है, और जब धरती हिलती हुई दिखाई पड़ती है तो फिर गणेश जी दूध पीने लगते हैं। क्यों? जब बहुजन समाज की क्रांति जो है निर्णायक अवस्था में पहुंचती है तो हमारे लोग जो है जब क्रांति करते हैं तो हमारे लोगों को भ्रांति के लिए गणेश जैसे लोगों को दूध पिलाने का काम शुरू कर देते हैं, और फिर हमारे लोगों को अपनी तरफ को खींच लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये शेष नाग, और शेष नाग के लोगों ने जो नगर बसाया उस नगर का नाम नागपुर। जो नागपुर नगर है किसने बसाया? नाग वंश के लोगों ने। नाग सांप नहीं होते थे, नाग एक डायनेस्टी होती थी, एक वंश होता था। जैसे इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा गया था कि आपका गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र। यानी SC ST OBC तीनों का गोत्र कश्यप है। ये उसमें कहता भी कश्यप गोत्रे उत्पन्न है ना। और वंश हमारा नाग वंश है। तो यह चीजें जो है जब पार्वती यहाँ आती है तो पार्वती नशीली चीजों का सेवन करती थी। नशीली चीजों का सेवन करने वाली को विकन्या कहा जाता है। तो फिर इन्होंने शिव को, जो बाद में आती हुई मालकिन हो जाती है और शिव को जैसा चाहती हुई खिलाती है, तो शिव को क्या खिलाती थी जो शिवरात्रि को चढ़ता है? भांग धतूरा, सारी नशीली चीजें। और आप जानते हो नशीली चीजों के सेवन से बल और बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब प्रधान सेनापति की बल और बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो सेना मारी जाएगी, और इसलिए सेना मारी गई तो दैत्य दानव वंश मारे गए।
नागवंश के लोग भी मारे गए और शिव को इसने पार्वती ने क्या बना दिया? शंकर। शंकर माने मिक्सचर, हाइब्रिड, शंकर गाय। हाइब्रिड हो गए। शंकर मक्का। जब इधर ये शंकर हो गए तो हमारा देश जो जम्बू द्वीप था वो क्या हो गया? ब्रह्मावर। जब प्रधान सेनापति नशे में धुत हो गए तो सेना मारी जाएगी और जितनी दूर में कब्जा किया उसका नाम क्या रखा? ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मावर्त हो गया और ये युद्ध चलता रहा। इसके बाद जो है शंकर नशे में इतने दुख हो गए, इनको लेकर गई जो है कहां पर? पर्वत पर। किस पर्वत पर? जहां पर 9 लाख लाशें, 9 लाख लोग मारे गए। ये हमारे जम्मू द्वीप की सबसे बड़ी खूनी क्रांति थी। 9 लाख लोगों का पहाड़ बन गया था, जिस पहाड़ पर कई लाशें थी। कैलाश वाले पहाड़ का नाम था कैलाश। और इस कैलाश पर्वत पर कौन आया था? शिव और पार्वती, शंकर पार्वती आए थे। तो जो प्रधान सेनापति जो है हमारा जो है नशे में धुत हो गया और शंकर से हो गया भोलेनाथ। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। दे दाता के नाम भोलेनाथ। तब और इधर आर्य जो है लगातार विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। ब्रह्मावर्त से